दोस्तों, विदेश में पैसा कमाने गया एक लड़का जिसका नाम ओमकार होता है, आज पूरे 2 साल के बाद अपने देश वापस लौट रहा था। इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर उतरने के बाद वो सीधा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाता है और ट्रेन में बैठकर अपने शहर के लिए रवाना हो जाता है। ट्रेन ओमकार के शहर रायबरेली से पहले एक स्टेशन पर कुछ समय के लिए रुकती है। करीब 30 मिनट के लिए वे वहाँ पर ब्रेक लेती है। तो ओमकार सोचता है कि अभी तो काफ़ी समय है, क्यों ना स्टेशन से कुछ लेकर खा लिया जाए, और वो ट्रेन से उतरता है। जैसे स्टेशन पर जाने लगता है तो वो क्या देखता है कि उसी के बूढ़े माँ बाप और उसकी धर्मपत्नी रेलवे स्टेशन पर भीख मांग रहे हैं। वे लोग ओमकार को देख नहीं पाते और भीख मांगते हुए उससे कहते हैं कि साहब कुछ पैसे दे दीजिए, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। ओमकार जब अपने माँ बापों की ऐसी दुर्दशा को देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी ही रह जाती हैं। पत्नी जब अपने पति को देखती है तो वही रेलवे स्टेशन पर रोने लगती है। दोस्तों, ऐसी क्या दुविधा आन पड़ी थी जो ओमकार के विदेश जाने के बाद उसके माँ बाप और उसकी पत्नी भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, ये दिल को तार तार कर देने वाली सच्ची कहानी एक बार आप थोड़ा सा समय निकालकर पूरी ज़रूर सुनिए, क्योंकि कहीं ऐसा आपके साथ भविष्य में भी ना हो जाए। दोस्तों, ये कहानी आप सुनेंगे तो कहेंगे कि हकीकत में क्या सच में आज भी ऐसा होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल का सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के रायबरेली की है। ओमकार एक ठीक ठाक परिवार से था। ये 2 भाई थे, एक ओमकार और दूसरा योगेश, और दोनों की ही शादी हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों, ओमकार की जो भाभी थी वो बड़ी तेज तर्रार स्वभाव की थी। योगेश की शादी पहले हो जाती है क्योंकि वे घर में बड़ा था। पत्नी घर आ जाती है जो कि पहले से ही काफ़ी कर्क मिजाज की थी। बड़ी ही रोमांचक कहानी है दोस्तों, बस सुनते जाइए, क्योंकि भाभी के चक्कर में आकर देवर सब कुछ भूल जाता है। जब तक कि ओमकार की शादी नहीं हुई थी तो उसकी भाभी ने उसे अपने देवर को अपने नैनों के जाल में बुरी तरह से फंसा लिया था। ओमकार को वो अपनी मीठी मीठी बातों से इस कदर प्रभावित करती है कि जो कुछ भी वे उससे कहती वो हर काम करने के लिए राज़ी हो जाता। दोस्तों, इसी के चलते नतीजा ये होता है कि ओमकार का भी विवाह हो जाता है। ओमकार की पत्नी का नाम खुशी था। जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका स्वभाव भी था। खुशी बहुत ही गरीब लेकिन नेक परिवार की लड़की थी। खुशी अपने ससुराल आती है, लेकिन उसने कभी ये सुख नहीं पाया कि पति क्या होता है। दोस्तों, ओमकार जब भी अपने काम से घर वापस आता तो वो अपनी पत्नी से सीधे मुंह बात नहीं करता था। पत्नी को 8-8 10-10 दिन हो जाते, लेकिन ओमकार उससे कोई भी प्यार की बात नहीं करता था। अपनी पत्नी के सुख दुख किसी भी प्रकार से वे कोई बात नहीं करता। अगर खुशी उससे बात करने या उस पर अपना अधिकार जताने की कोशिश भी करती तो वह उसे धक्का देता, उसको फटकार लगा देता, क्योंकि ओमकार पहले ही अपनी भाभी के चंगल में बुरी तरह से फंसा हुआ था। जैसा भी उसकी भाभी कहती थी वह वैसा ही करता था। कभी पत्नी को पीटना, कभी कुछ करना, कभी कुछ करना, क्योंकि भाभी से उसे लगाव था। भाभी के चक्कर में वो बुरी तरह से फंसा हुआ था। दोस्तों, जो भी भाभी के चक्कर में होते हैं वे अपनी बीवी को छोड़ देते हैं। जब ओमकार और उसकी भाभी खुशी को ज़्यादा ही परेशान करने लगते हैं, बिना किसी वजह के बात बात पर उससे झगड़ने लगते हैं, तो खुशी अपने चचेरे भाई को बुलाती है, क्योंकि और कोई तो घर में था ही नहीं। माता पिता का तो पहले ही देहांत हो चुका था। चचेरा भाई आता है तो उसके साथ अपने मायके ही चली जाती है। उधर ओमकार की भाभी को सिर्फ पैसों से मतलब था। वे ओमकार से कहते कि देवर जी, मैंने सुना है विदेश में जाकर लोग सऊदिया से खूब पैसा कमाते हैं, आप भी ऐसा करो ना। कुछ समय के लिए विदेश चले जाओ और खूब मन लगाकर मेहनत करके पैसा कमाना। ज़्यादा पैसा रहेगा तो आप और मैं खूब मज़े करेंगे, खूब मज़े की ज़िंदगी काटेंगे, और मुझे भी अपने साथ विदेश ले जाना। अब वे अपनी भाभी की बातों को टाल नहीं पाता और 1-2 महीने में ही उसे वीज़ा आ जाता है और फिर वो विदेश चला जाता है। अपने माता पिता को विदेश जाने से पहले अपने बड़े भाई और भाभी को उनकी देखभाल करने, उनका खर्च उठाने की जिम्मेदारी सौंप जाता है कि मैं विदेश से पैसा भेजता रहूँगा, आप मम्मी पापा का ख्याल रखना। लेकिन जो भाभी होती हैं अपने पति योगेश से कहती हैं कि जब तक ओमकार विदेश गया है उसके वापस आने से पहले बुढ़िया और बुड्ढों के नाम जो भी खेती प्रॉपर्टी है सब कुछ अपने नाम करवा लेते हैं। ये हमारे लिए भविष्य में काम आएंगे, सारी संपत्ति हमारे नाम आ जाएगी तो पैसा ही पैसा होगा। दोस्तों, योगेश के मन में भी दौलत का लालच आ जाता है और जैसा उसकी पत्नी ने समझाया था वो वैसा ही करता है। तहसील जाता है और वकील से पहले ही सेटिंग बना लेता है। अपने बूढ़े माँ बाप को तहसील ले जाता है ये बोलकर कि सरकारी योजनाएं आई हैं, आपको बुढ़ापे में पेंशन आएगी। बेचारे बूढ़े माँ बाप
अपने बेटे की बातों में आ जाते हैं और धोखे में अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारी खेती की ज़मीन, सभी चल अचल संपत्ति अपने बड़े बेटे के नाम कर देते हैं। और ये करवाने वाली सिर्फ ओमकार की भाभी ही होती है, जिसने दौलत का लालच देकर अपने पति को ये सब करवाया। सब कुछ अपने नाम होने के बाद वे लोग बूढ़े माँ बाप को अपने घर से बाहर निकाल देते हैं और घर में ताला लगाकर बाहर चले जाते हैं। अब जब बूढ़े माँ बाप के पास कुछ नहीं रहा, ना तो उनके पास पैसा था, ना कोई ज़रिया, बेचारे अपना पेट पालने के लिए गांव से थोड़ी दूर एक रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जो कुछ भी कोई उन्हें दे देता खा लेते, ऐसे ही अपने दिन गुजार रहे थे। उधर दोस्तों जो ओमकार की पत्नी थी खुशी, उसका भी यही हाल था। कुछ समय के लिए तो चचेरा भाई और भाभी अपना साथ रखते हैं, लेकिन उसकी भाभी बात बात पर अब उसे ताने मारने लगती है। तो खुशी एक दिन तानों से तंग आकर विचार करती है कि मुझे अब इस घर में नहीं रहना चाहिए। कुछ भी करूँगी, चाहे भीख मांग कर खाना पड़े, लेकिन इनके साथ इस घर में रोज़ रोज़ के ताने नहीं सुन सकती। अब वे कहीं किसी घर में थोड़ा बहुत काम करा करती, कुछ पैसा मिल जाता, लेकिन उससे पेट नहीं भर पाता था। एक दिन ऐसे ही घूमते हुए रेलवे स्टेशन पहुंचती है तो क्या देखती है कि उसी के बूढ़े सास ससुर भीख मांग रहे हैं। उनके पास जाती है और गले लगाकर रोने लगती है और पूछती है कि माँ, बाबूजी, आपकी ये दशा कैसे हो गई। सास ससुर अपनी आप बीती खुशी को बताते हैं कि तुम्हारे पति तो विदेश चला गया था और तुम्हारी जेठानी और जेठ ने हमसे धोखे से सारी ज़मीन जायदाद अपने नाम करा ली और हमें घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। अब हम दोनों दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हैं। खुशी एक नेक दिल और साफ लड़की थी। वे अपने सास ससुर की ऐसी स्थिति में उनके साथ रहती हैं। भीख मांगने के अलावा उनके पास कोई दूसरा सहारा नहीं था। कभी कभी खुशी ट्रेन में चना वगैरह बेच दिया करती थी और ऐसे ही अपने बूढ़े सास ससुर की सेवा करने लगती है। ये लोग एक पन्नी के तिरपाल बनाकर उसके नीचे फुटपाथ पर ही रात गुजार दिया करते थे और समय ऐसे ही बीतता चला गया और लगभग 2 साल के बाद ओमकार को अपने घर की याद आने लगती है। वो सोचता है कि चलो अब घर वापस चलते हैं, और भैया भाभी का भी फ़ोन नहीं लग रहा। अब वे घर आता है तो देखता है कि घर में ताला लगा हुआ है। पता नहीं कब से ताला लगा हुआ है। आस पड़ोस वालों ने बताया कि तुम्हारे भैया भाभी ने मकान और सभी ज़मीन जायदाद बेचकर कहीं गायब हो गए हैं। यहाँ अब वे नहीं रहते, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। और तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी भाभी ने को धक्के मारकर घर से निकाल दिया था उन बेचारों को। हमने खुद अपनी आंखों से उनको रेलवे स्टेशन पर भीख मांगते हुए देखा है, पड़ोस के लोगों ने उन्हें बताया। ओमकार जब ये बात सुनता है तो उसके होश उड़ जाते हैं कि भाभी के पीछे मैंने अपनी पत्नी को घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, उसे हमेशा तंग किया, उसे प्यार ही ना दे सका। अब मैं क्या करूं? वे अपना सर पीटने लगता है। अब वे अपने माता पिता को खोजता हुआ रेलवे स्टेशन पहुंचता है। इधर उधर ढूंढने लगता है तो माता पिता बेचारे भीख मांग रहे होते हैं। अब वे उनके पास जाता है और उन्हें देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। इतने में ही उसकी पत्नी खुशी, जो कहीं किसी काम से गई हुई थी, अपने सास ससुर की सेवा में लगी हुई थी। जैसे ही खुशी ने अपने पति को देखा तो भागकर अपने पति के चरणों से लिपट जाती है। उसने अपने पति ओमकार का आज भी उतना ही सम्मान किया जितना वे पहले करती थी, लेकिन ओमकार ने अपनी भाभी के चक्कर में आकर उसके प्यार के जाल में फंसकर अपनी पत्नी को ठुकरा दिया था। लेकिन अपनी पत्नी का आज भी अपने प्रति प्रेम देखकर उसे अपनी गलतियों पर का पछतावा होने लगता है। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। अब वे चारों एक जगह बैठकर एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगते हैं और अपना मन हल्का करते हैं। दोस्तों, ओमकार के माता पिता ने बताया कि तुम्हारे भैया भाभी ने हमारे साथ बहुत गलत किया। सब कुछ बेटा उन्होंने अपने नाम करवा लिया, तुम्हारा हक भी उन्होंने छीन लिया गया है, लेकिन तुमने भी तो हमारी एक न सुनी। वो तो शुक्र है ईश्वर का कि हमारी ये छोटी बहू बहुत नेक और दयालु है। अगर ये ना मिलती तो आज हम कहीं के ना रहते और ऐसे ही भूखे फुटपाथ पर मर जाते। तुमने बहू को ठुकरा दिया था, लेकिन बहू आज भी तुम्हें वही इज्जत करती है, वही तुम्हारा मान सम्मान करती है। ऐसी बहू क्या कहीं ढूंढने से भी मिल सकती है? ये सुनकर ओमकार रोने लगता है और अपनी पत्नी खुशी से कहता है कि मुझसे जो गलती हुई है, मुझ भूल हुई है, इन सब के लिए मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया था। तो खुशी कहती है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है जी, आपकी तो भाभी ने ही अपने वश में कर रखा था। अब आपकी आंखें खुल गई तो इससे अच्छा हमारे लिए और क्या हो सकता है। मैं और कुछ नहीं मांग सकती इससे ज़्यादा। तो ओमकार कहता है कि तुम्हें ये काम करने की अब ज़रूरत नहीं, मेरे साथ यहाँ से चलो, हम मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे। क्योंकि दोस्तों उसके पास भी अब पैसा नहीं था। जो कुछ पैसा था वे सभी उसने अपनी भाभी के अकाउंट में डाल दिया था। ओमकार अपनी पत्नी और माँ बाप को वहाँ से लेकर कहीं दूसरे शहर चला जाता है और एक सब्ज़ी मंडी के पास छोटा सा कमरा किराए पर लेता है और वहीं मंडी में किसी के पास पल्लेदारी का काम करने लगता है। गाड़ियों में सामान लोडिंग और अनलोडिंग करने का काम वे करने लगता है। उसी से जो दिन भर में पैसा कमाता अपने घर का खर्चा चला लेता।
क्योंकि 4 जनों का खर्च निकालना अपने आप में ही एक मजदूर आदमी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होता है। धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहता है। एक दिन उसकी पत्नी कहती है कि आप मुझे सब्जी की दुकान खुलवा दो तो मैं सब्जी बेच लिया करूँगी। अब आप काम करते हो, हमें थोड़ा और सहारा हो जाएगा पैसों का। मम्मी पापा घर पर ही रहेंगे, बूढ़े बुजुर्ग हैं, ये अब कर भी क्या सकते हैं। इस बात पर ओमकार के पिता भी सहमति जताते हुए कहते हैं कि बेटा बहू ठीक कह रही है, हम भी दुकान पर बैठ जाया करेंगे। धीरे धीरे हमारा ये सब्ज़ी का धंधा चल जाएगा। ओमकार मार्केट में अच्छी सी जगह देखकर सब्ज़ी की दुकान डलवा देता है। उधर उसकी मंडी में पल्लेदारी करता है और अपनी दुकान के लिए भी मुनासिब दामों में सब्ज़ी खरीद लाता था। अच्छी बिक्री होती है, पैसा बचने लगता है। धीरे धीरे पैसा इकट्ठा होने लगता है। किराए का मकान इन लोगों ने ले रखा था। मकान मालिक का किराया भी चुकाते हैं और छोटा सा 100 गज का एक प्लॉट भी खरीद लेते हैं। खरीदने के बाद धीरे धीरे कुछ पैसा जमा करते हैं और खूब मेहनत लगन से कमाते हैं और घर भी बना लेते हैं। मंडी में काफ़ी समय से काम करने से ओमकार को वहाँ की लेन देन की अच्छे से समझ आ गया था। वे फिर अपनी खुद की एक आड़ कर लेता है और बढ़िया रोज़गार होने लगता है। इतना अच्छा उनका कारोबार चलता है कि उन्होंने कई प्लॉट खरीद लिए। जितनी प्रॉपर्टी उसके भाई ने हड़पी थी उसकी 2 गुना वो लोग प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। उधर दोस्तों जो योगेश और उसकी पत्नी प्रॉपर्टी हड़प करने के बाद अपने ससुराल चले गए थे, योगेश के ससुराल वालों ने उसकी खूब सेवा करी, लेकिन जब पैसा ख़त्म हो गया तो उन्हें लात मारकर अपने घर से बाहर निकाल दिया, ये कहते हुए कि जो अपने सगे भाई का ना हो सका वो हमारा क्या होगा। कहते हैं ना दोस्तों कि जैसा करोगे वैसा ही भरने को मिलेगा, और वही हुआ भी। उन्हें भी धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया गया। वे दर की ठोकर खाने को मजबूर हो गए। एक एक पैसे के लिए तरस रहे थे। 2-2 दिन हो जाते, खाने को नहीं मिल पाता। पानी पीकर ही अपनी भूख मिटाया करते थे, जैसा उन्होंने अपने माँ बाप के साथ किया था, अपनी छोटी बहू के साथ किया था। आज वही उस दिन उन्हें देखने पड़ रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक भटकते हुए वे किसी तरह से उसी सब्जी मंडी में आ जाते हैं। जैसे ही योगेश और उसकी पत्नी ओमकार को आड़ पे बैठे हुए देखती है, कई लोग उनके नीचे काम कर रहे होते हैं। ये नज़ारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर वे दोनों ओमकार के पास जाते हैं। मम्मी पापा भी वहीं बैठे थे। योगी की पत्नी जैसे ही अपनी सास ससुर के चरणों में आशीर्वाद लेने के लिए झुकती है तो ओमकार उन्हें रोकते हुए कहता है कि भाभी दूर ही रहना, माँ बाबूजी को हाथ मत लगा देना। क्या किया था तुमने इनके साथ? आप लोगों ने सिर्फ पैसों के चक्कर में इन्हें घर से बेघर कर दिया था। तुम ही ने मुझे मेरी लक्ष्मी जैसी पत्नी से मुझे दूर करवाया था। तुमने मेरा ज़मीन जायदाद हड़प ली। अब क्या करने के लिए आए हो? जहाँ मर्जी चली जाइए, हमसे आप लोगों का कोई रिश्ता नाता नहीं है। लेकिन उनकी ख़राब स्थिति को देखते हुए उसके माता पिताजी कहते हैं कि बेटा ओमकार, इनसे गलती हुई है। पहले तुमसे भी हुई थी, इनसे भी हो गई। आखिर जो भी हुआ है ये तुम्हारे बड़े भाई ही हैं। जो होना था हो गया, अब इन्हें माफ़ कर दें। इस पर ओमकार की पत्नी खुशी भी कहती है कि हाँ माँ बाबूजी सही कह रहे हैं। ये जैसे भी हैं तो हमारे परिवार का हिस्सा ही। और अगर भैया भाभी कहीं और भी काम करने के लिए जाएंगे तो हमारी इज्जत भी तो मिट्टी में मिल जाएगी। इन्हें भी कोई छोटा मोटा काम धंधा शुरू करवा दीजिए हमारे साथ। जो भी इन्होंने किया आज उसका फल ये भुगत चुके हैं। आखिर ये हैं तो मेरी जेठानी ही, आज भी मेरे लिए पूजनीय है। ओमकार का भी गुस्सा अब शांत हो जाता है। उसको भी समझ आ जाता है कि जो हो गया अब वे दोबारा लौट तो नहीं सकता, और वे अपना पैसा लगाकर अपने बड़े भाई का भी काम शुरू करवा देता है। दोनों भाई अपना अपना काम अच्छे से संभाल लेते हैं और अपने परिवार के साथ बड़े प्यार मोहब्बत से रहने लगते हैं। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ओमकार और खुशी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे वो भी कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें।